नमस्कार, स्वागत है आपका मनपा के मुद्दे हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम खास तौर से उन शख्सियतों या यूं कहें कि उन नेताओं से बातचीत कर रहे हैं जिन पर एक तरीके से दारोमदार है आने वाले 5 साल तक नागपुर महानगर पालिका की राजनीति को चलाने की। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नागपुर महानगर पालिका में सत्ता पक्ष नेता नरेंद्र बाल्या बोरकर जी। नरेंद्र इनका नाम है जो प्रधानमंत्री के नाम से मिलता जुलता है, लेकिन सारा शहर इन्हें बाल्या के नाम से जानता है। इनसे हम बातचीत करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी इन पर यह है क्योंकि ये सत्ता पक्ष नेता के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और मनपा में भी एक तरीके से सदन के नेता भी ये होंगे। तो आने वाले समय में किस तरीके से नागपुर महानगर पालिका की राजनीति होगी, इसी पर हम नरेंद्र जी से या बाल्या भाऊ से बातचीत करेंगे। बाल्या भाऊ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, कैसे देखते हैं इसको? पार्टी ने जो एक कार्यकर्ता के रूप में माननीय गडकरी साहब हो, माननीय फडणवीस साहब हो, कृष्णाबा हो, दयाशंकर तिवारी हो, सभी आमदारों के नेतृत्व में एक महानगर पालिका में चलाने की एक जवाबदारी उस पर दी है। सभी पक्ष को लेकर और विरोधी पक्षों को लेकर साथ में काम करने की पूरी इच्छा मैंने महानगर पालिका में जताई है। जिस दिन महापौर, उपमहापौर सत्ता पक्ष का प्रदंगन था, उसी तरह मैंने भाषण में अपने उद्बोधन में बोला था कि मुझे महानगर पालिका अधिकारी और पदाधिकारी के साथ में लेके चलना है। जैसे ही अपने को कोई काम करना है तो साथ मिलके जो काम करेंगे तो उसका उद्दिष्ट अच्छा होगा कि वो जन भावना सामान्य नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं सभी अधिकारी, कर्मचारी और हमारे पदाधिकारी ऐसे साथ में काम करूंगा, ऐसी मैं आपसे विनती करूँगा। तो सेहत पर आजकल आप बड़ा ध्यान दे रहे हैं अपनी, और इस समय एक बड़ी जिम्मेदारी तो है, तो उस जिम्मेदारी में तो ये भी है कि आपको फिट रहना भी बड़ा ज़रूरी है। तो हम आपको हेल्दी नारियल पानी पिलाते हैं पहले, और नारियल पानी पीने के साथ में ही हम बातचीत करेंगे। सेहत पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं, क्यों ऐसा? मैं 6-7 साल हो गया, 8 साल हो गए, वॉकिंग वगैरह चालू है। और कुछ तरीके से क्या हो गया था, ये इलेक्शन का समय जब आया था तब थोड़ा सी शुगर बढ़ गई थी। तो वो तो मैं रोटी कम से कम 3-4 साल हो गया कि रोटी और चावल और शक्कर को हाथ नहीं लगाया। और इलेक्शन में कोई टाइमिंग नहीं था, चुनाव में कोई टाइमिंग नहीं था, तो कुछ भी जो मिला वो खा लेने का और अपने प्रचार में लग जाने का। उससे थोड़ा सा शुगर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई थी। अभी वो रेगुलर करने के लिए थोड़ा सा बराबर चालू है, मेंटेन चालू है। मैंने रोटी 4 साल हो गए तो रोटी नहीं खाया, चावल नहीं को हाथ नहीं लगाया, शक्कर को हाथ नहीं लगाया। ऐसे ही थोड़ा सा वजन भी मेंटेन करना है। और हमारे गडकरी साहब हरदम वो देखने के बाद में बोलते हैं हाँ ठीक है, मेंटेन कर रहा है। क्या है सब, और लोग बोलते हैं कि जितना वजन कम करा उतने साल और बढ़ जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो उसमें भी वजन बढ़ना और एक मेंटेन करना ही चालू है, वजन कम करना वगैरह। पर सेहत के लिए जो ठीक है कि डॉक्टर बोलते रहते कि ये करो वो करो, पर अपन ने भी कुछ दायित्व है अपना खुद का कि अपन ने भी कुछ शरीर के लिए कुछ करना चाहिए। उसके तहत अपन कुछ ना कुछ जो प्रयोग करते रहते हैं। आप बातचीत कर रहे हैं लेकिन नारियल पानी नहीं पी रहे हैं हम, वो भी पिए आप। पीते पीते हम लोग बातचीत करें। आजकल राजनीति में फिट रहना कितना ज़रूरी है? पहले वजन काफ़ी था आपका, अभी आपने बहुत कम कर लिया। देखो, वजन मेरा शरीर का कम कर दिया मैंने, लेकिन राजनीति का बढ़ गया। राजनीति का संगठन के माध्यम से बढ़ा है। जो भी हो संगठन के माध्यम से, भाजपा के संगठन के माध्यम से आज जो पार्टी दायित्व देती है उस पर निर्भर करता है कि अपन किस ढंग से काम कर रहे हैं। आज मुझे नागपुर शहर में सभी पक्षों को लेकर चलना है और महानगर पालिका सबके साथ में काम करना है। तो हम चलेंगे। मस्त हेल्दी नारियल पानी हमने पिया है तो थोड़ा जोश भी आ गया होगा। आप भी बातचीत बढ़िया करेंगे तो हम आपको, लेकिन आपसे बातचीत करेंगे और ऑटो में बैठ के बातचीत करेंगे। क्या बात है। अभी वजन कुछ और कम करने की ज़रूरत है?
ऑटो में चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई? नहीं, ये पैर को मेरा जो 11वीं 12वीं में जब मैं 12वीं क्लास में जब विज्ञानी कॉलेज में था, एक मैं वॉलीबॉल का प्लेयर था, सेंटर संभालता था, पॉइंट संभालता था। उसमें मैं फाइनल मैच में जा रहा था तो मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया था, जो आज भी थोड़ा तकलीफ देता है। तो भले भाऊ, ऑटो में हम बैठे हैं, शहर में भी घूमेंगे, हम शहर का भी थोड़ा सा दीदार करेंगे। वैसे अपना शहर है तो हम घूमते रहते हैं। ऑटो में बैठने का संयोग आता है क्या इस समय? कभी बैठते बहुत हैं बार, आप? आपको मालूम नहीं, मैं इलेक्शन में जिस दिन वोटिंग चालू थी उस दिन पूरे जो बूथ पर गया मैं, तो ई रिक्शा से गया मैं। ई रिक्शा से पूरे पूरे बूथ पर मैंने जहाँ जहाँ मेरे को बूथ पे जाना था वो पूरे बूथ पर मैं ई रिक्शा से गया। और उस दिन सवेरे से शाम तक मैंने 8-9 बजे से लेकर जब मैं खुद की वोटिंग कर लिया, तो उसके बाद में मैं खुद ने ई रिक्शा के साथ में, क्योंकि गली गली में जाना पड़ता था, इसलिए मैंने ई रिक्शा बुलाई थी। हम लोग ई रिक्शा से घूम रहे थे। ई रिक्शा एक अच्छा विकल्प है। आपके नेता नितिन गडकरी जो हैं, हाँ। एक बढ़िया परिवहन का विकल्प जो है उन्होंने देश को दिया है। और हाँ। नागपुर में तो उसका खूब इस्तेमाल भी होता है। इसमें क्या हो रहा है, जो गडकरी साहब की जो एक रीजन था कि जो लोग रिक्शा खींचते हैं उनको अन्य अन्य बीमारी पैदा होती थी। उसके तहत गडकरी साहब ने ये जो ई रिक्शा लाया है, आज हर परिवार के कुछ न कुछ लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। कि आज अच्छी आमदनी और लोगों को कम किराए में अच्छा सहारा मिल जाता है। कम किराए में एक अच्छा उनका तुरंत वो निकल जाते हैं और तुरंत वो कहीं जाना रहा तो ई रिक्शा का माध्यम ले लेते हैं। चौथी बार के आप नगर सेवक हैं और कई पदों पर आप रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे हैं, परिवहन समिति की जो समिति है उसके आप अध्यक्ष रहे हैं। ये नई जिम्मेदारी मिली है, इसको कैसे देखते हैं? और पार्टी ने एक तरीके से, क्योंकि महापौर के बाद में सत्ता पक्ष नेता का जो पद होता है या स्थायी समिति अध्यक्ष के बाद में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक तरीके से न केवल सदन को चलाना बल्कि नागपुर महानगर पालिका किस तरीके से चलेगी वो सत्ता पक्ष नेता जो है वो तय करता है। तो इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ एजेंडा या गोल आप सेट करके रखते हैं कि आपको इस पद पर रहते हुए इस तरीके से काम करना है? इसमें क्या है, एक तो ये पद जो होता है ये अनुभव इसकी थोड़ी बहुत, जैसे आज मेरी चौथी रेजिम है, तो मैंने महानगर पालिका कैसी चलती है और कैसे चलाना चाहिए, इसका जो हमारे जैसे अनिल सोले जी जो सत्ता पक्ष नेता थे, फिर दयाशंकरी तिवारी थे, प्रमोद जी पेंडके थे, फिर बाद में अपने संदीप जोशी थे, फिर प्रवीण दटके हुए। इन नेताओं के साथ में बैठते वो सीखने को चांस बहुत मिला। और मैं संदीप जी जोशी के साथ में उपनेता भी था महानगर पालिका, उसके कारण मुझे कुछ बहुत सा सीखने को मिला है। और इसमें एक ही महत्व होता है कि ऑल पार्टी, सत्ता पक्ष ऑल पार्टी लेके चलना और 100 अपने जो भाजपा के सदस्य हैं उनको भी साथ में लेके चलना। क्या लगता है, क्या प्रमुख तौर से मुद्दे हैं इस समय जिनको आप लोगों को एड्रेस करना है और नागपुर महानगर पालिका को या नागपुर शहर को नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से बेहतर बनाने के लिए इन कामों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिए जाने की ज़रूरत आपको लगती है? एक देखो, स्वच्छता है, एक पानी है, एक आरोग्य वाला विषय है, और एक जन सामान्य नागरिक तक ये समस्या का निराकरण करने के लिए जो उपलब्ध महानगर पालिका से होने को ना, इस उपलक्ष्य में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हम जैसे आज OCW की मीटिंग बुलाई थी, उसमें पानी की व्यवस्था पूछी, फिर उनके जो कुछ लूप होल्स थे, हमने वो बोले कि हमको ये करके होना, हमने उसकी भी योजना बनाई। फिर ऐसे आयुक्त भी साहब थे मीटिंग में आज, और सभी डिपार्टमेंट का रिव्यू लेकर महापौर जी के साथ पूरा डिपार्टमेंट का रिव्यू लेकर हम प्रत्येक, जिसमें आज कुछ हमारे पास में कर्मचारियों की कमी है, उसको भी आगे हमको ऊपर CM साहब तक लेके जाना है। दूसरा, कुछ गवर्नमेंट के पास फंड की जो मांगनी करना है वो भी, उसकी भी अवेलेबिलिटी हमने लिया है डिपार्टमेंट से। वो हम लोग वाया CM साहब से मीटिंग लगाकर एक ऐसा प्रपोजल देने वाले हैं
जिसे महानगर पालिका के कर्मचारी जो बनाना है, नए नियुक्त करना है, उसकी भी बात है। फिर कुछ फंड है वो भी गवर्नमेंट से कुछ लेना है। तो इस विषय में हमने सब आज बहुत सी तैयारी कर ली है और इसकी लगभग जल्दी से जल्दी मीटिंग लगे। जो नागपुर के गडकरी साहब है, फडणवीस साहब है, पालकमंत्री साहब है, इनके साथ में एक बैठक हो और वो उसके माध्यम से महानगर पालिका का एक दृष्टिकोण से कि एक कर्मचारी की मांगनी, पद अधिकारी की मांगनी और एक महानगर पालिका भी जो फंड्स लेना है महानगर पालिका को गवर्नमेंट से, उसकी एक तैयारी। 4 साल लगभग प्रशासक राज रहा है नागपुर महानगर पालिका में। इस दौर में ये दिखाई दिया या आप लोगों का भी ये कहना था कि बड़ी तरहों की जो समस्याएं हैं वो एक तरीके से पैदा हुई शहर में, या समस्याएं बढ़ी है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में समस्याएं बढ़ी है? नगर सेवकों की व्यवस्था नहीं होने की वजह से जो नागरिकों की रोज़मर्रा की समस्याएं उसको सुलझाने में कहीं ना कहीं नागरिकों को दिक्कत आ रही थी और अब ये व्यवस्था फिर से लागू हो गई है तो अब समस्याएं और बेहतर तरीके से सुलझने लगी? इसमें ऐसा है कि देखो 4 साल तो मैं रेगुलर कारपोरेशन में गया और ये ऐसा कहा भी जाता है कि कई नगर सेवकों के काम नहीं हुए, लेकिन बालिया बोरकर ने अपनी फाइलों को बराबर क्लियर कराया और बराबर उन्हें जो अधिकारियों के साथ में काम कराना था वो उन्होंने करवाया। देखो आपका स्वभाव कैसा है, आपका स्वभाव देखो, एक पद रहता है उसकी लिमिट रहती है, अधिकारी की लिमिट नहीं रहती है। उसको 60 साल में रिटायरमेंट होना पड़ता है। अपनी एक जो पद होता है उसकी एक लिमिट रहती है पद की। पद के साथ साथ अपना व्यवहार और अपना सामाजिक तत्व बोलने का एक तरीका, उसमें भी अधिकारी के साथ में लेके चलने का काम करने के। ये 2014 में मैं जो स्थायी समिति अध्यक्ष था, ये अनुस्वरूप की सबों को कर्मचारी को लेकर साथ काम करना, ये मेरा उद्देश्य उस समय मैंने किया था, वो सफल हुआ था। उस सफल होने के बाद में मुझे आज जो 4 साल के जो 4 साल में जो प्रशासक था महानगर पालिका में, उसका मेरे को सामना करना नहीं पड़ा। मेरी जो प्रभाग की जो विकास कामों की जो फाइलें हैं वो बहुत इजीली मंजूर होती थी और अच्छे प्रमाण पर मैंने इस प्रभाग में बहुत काम किया इस 4 साल में। तो बाकी के जो नए नगर सेवक हैं उनको एक तरीके से ऐसा कहा भी जाता है कि पहला और दूसरा टर्म तो नागपुर महानगर पालिका की राजनीति कैसे होती है और कामकाज कैसे होता है यही नगर सेवकों को समझने में लग जाता है। और इस बार तो आप ऐसे नगर सेवकों के एक तरीके से सेनापति हैं कि बड़ी संख्या में नए नगर सेवक आपके पास में, उन्हें अनुभव भी बताना है, उन्हें ये भी सिखाना है कि आखिर वो कामकाज कैसे करें। इन्हें ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अभी ये कुछ ही दिनों के बाद में एक प्रशिक्षण शिविर ले रहे हैं, इसके तहत महानगर पालिका में कैसा काम किया जाता है, कैसा उद्दिष्ट रखा जाता है और प्रभाग में कैसा काम करना, ये भी हमने सब नगर सेवक के साथ मिलकर एक अभ्यास वर्ग एक 4-5 दिन का हमारा होने वाला है। इसमें हम लोग मुंबई में माड़गी प्रबोधनी है, वहाँ पर लेने वाले हैं। मुझे लगता है वो जल्दी होना चाहिए, उसके लिए मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है, कुछ भी नगर सेवक जो है वो महानगर पालिका को अच्छी तरह से जानते हैं और कुछ को थोड़ा सा जानने के लिए हम लोग खुद महानगर पालिका में खुद बैठकर महानगर पालिका में जो मेरे पास आता है कि ये फाइल कैसे तैयार करना, क्या करना, मंजूरी कैसे करना, ये सब उस नगर सेवक के साथ बैठकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम भी जब पहली बार नगर सेवक बने थे तो हमको हमारे सामने में बहुत ऐसा उद्दिष्ट था कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा लग रहा था। हमको ऐसी उत्सुकता थी कि हम लोग को उस समय मैंने मेयर को हरा के मैं नागपुर में पहुंचा था महानगर पालिका में। तो ऐसा था कि मैं क्या करूँ ना क्या नहीं, मेरी बहुत उत्सुकता थी। मगर क्या है, महानगर पालिका में एक लेन लाइन होती है, उस तरीके से काम करना पड़ता है। वो लाइन में काम करना है। कैसी लाइन? एक पक्ष की भी डेड लाइन होती है, पक्ष की लाइन होती है और एक संगठन की भी लाइन होती है और एक कारपोरेशन की एक लिमिट भी होती है। उस तरीके से काम करना पड़ता है। क्या होता है कि कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि हम लोग नगर सेवक बन गए तो बहुत बड़े बन गए, ये चीज़ छोड़ना ही पड़ता है। आपको ग्राउंड लेवल पे जो कर्मचारी के साथ में लेकर काम करना है और अधिकार से काम कराना है। तो इसलिए जो किसी आदमी को लगता होगा कि मैं नगर सेवक बन गया कि तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, वो पब्लिक का कार्यकर्ता है, पब्लिक का सेवक है। उसी को ध्यान रखते हुए जब वो कारपोरेशन में उसने वैसा बर्ताव किया
तो पूरे ढंग से वो कारपोरेशन को जीत लेगा और कारपोरेशन के अधिकारी कर्मचारी जीत लेगा और अपनी बाजू में कर लेगा, अपने आप प्रभाग में अच्छी विकास काम कर पाएंगा। आपने बताया कि आप नगर सेवक के तौर पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जनता के करीब जाना पड़ेगा, आपको बड़ा अपने आप को समझना नहीं पड़ेगा। लेकिन कई बार लोग ये भूल कर जाते हैं कि वो खुद को बड़ा समझने लगते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण आप ही की पार्टी के उम्मीदवारों के हैं जिन्हें चुनाव में पराभूत होना पड़ा और उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो शायद अपने आप को बड़ा समझने लगे थे। नहीं, क्या होता है कि अपन ग्राउंड लेवल में जब तक उतरेंगे नहीं, और ग्राउंड लेवल में ठीक है आपका प्रभाग भाजपा के लिए अच्छा होगा या आपका प्रभाग भाजपा के लिए गुडविल होगा, पर आपको जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा। आप रेगुलर नहीं जाते होंगे तो 4-5 दिन जाना ही पड़ेगा। तो 4-5 दिन ये जो पद्धति है कि सवेरे समय देना पड़ेगा प्रभाग में, क्योंकि एरिया के लोग आते हैं, फिर प्रभाग में गली में के लोग जाना पड़ता है, फिर बस्ती में जाना पड़ता है, और फिर कभी कभी अपने घर पर लोग आते हैं उनको संभालना पड़ता है। ये सब चीज़ें करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी जब पहली बार नगर सेवक आया था मैंने भी बहुत एम्बिशन पाला था। मैंने इतने एम्बिशन पाला कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, पर एम्बिशन आगे रखकर जो करता है आदमी वो सफल नहीं होता है। उसको बस अपना दृष्टिकोण देता है कि मैं ये करूँगा, उसके ऊपर जब उसने जो लाइन जमा ली तो बराबर काम कर सकेगा, नहीं तो वो प्रभाग में ना कारपोरेशन में ना बस्ती में काम कर सकेंगे। अच्छा नगर सेवक कैसे बना जा सकता है, या नगर सेवकों में आपको क्या लगता है कि कौन से जो गुण हैं वो होने चाहिए, और ये अच्छे नगर सेवक की परिभाषा आपको लगती है कि है? नगर सेवक एक तो पहली बार ऐसा है कि आज हमारे सामने बहुत ऐसे नगर सेवक है कि जो सवेरे 9 बजे से लेकर तो 8 बजे से लेकर तो 2 बजे तक प्रभाग में या वार्ड में घूमते हैं, और फिर आकर अपने घर में जो लोग आए उनको एंटरटेन करते हैं। ऐसे कुछ नगर सेवक है अभी नए नए जो जुनकर आए, अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक की समस्या सुन रहे, काम कर रहे हैं। पर इनमें एक ही विनती करता हूँ, एम्बिशन जिसने पाला है तो वो प्रभाग में जमीन पे टिक नहीं सकता है। एम्बिशन कैसा वाला कि आप नगर सेवक है तो विधायक बनने का मौका मिल जाए? अहंकारी रूप से मैं नगर सेवक हूँ। अच्छा, ये जो शब्द है ये शब्दों को कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। तो फिर मतलब उसको ऐसा बोलना पड़ेगा कि मैं जन सेवक हूँ। बस एक थोड़ा सा ये बोलना, नगर सेवक तो हूँ पर मैं जनता के बीच में चुन के आने वाला हूँ, और जनता के बीच में से चुन कर आया हूँ, और जनता के मुझे पहले काम करना पड़ेगा। और जनता के सपोर्ट से आज प्रभाग की आपको बात बताता हूँ। आज मेरे प्रभाग में जो हवा थी और जो मेरी काम करने की शैली है तो वो जनता के बीच में जो थी आज उसी के तरह से मुझे आज चौथी बार मैं चुन के आया हूँ। लगातार वो भी गैप नहीं है, कुछ लोगों को गैप हुई है और फिर बाद में चुन कर आए हैं। तो ये जनता अपने को पढ़ती है, देखती है, और जनता देखती है कि इसको अगला चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यहाँ दोस्त नहीं, वो परिवार बनाना चाहिए। परिवार प्रभाग में परिवार जिसने बना लिया वो उसने गढ़ जीत लिया, और परिवार के माध्यम से अपन पब्लिक का दिल जीते हैं तो अपन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नागपुर शहर में जो इतनी सारी समस्याएं हमें दिखाई देती हैं, चाहे वो आपने खुद ही जिक्र किया स्वच्छता, पानी, और तरह की जो समस्याएं, ये सीमेंट रोड बन रहा है इसकी वजह से भी कई सारी समस्याएं जो है, ये आप लोग संभव है कि इसके पीछे का हेतु बहुत अच्छा होगा कि लंबे समय तक सड़कें चलें, लेकिन इसकी वजह से बहुत दिक्कतें भी जो है वो हो रही है। तो आप लोग या भारतीय जनता पार्टी जनता को किस तरीके से विश्वास दिला रही है कि बेहतर काम होगा? हालांकि जनता का विश्वास है, इसीलिए आप लोग चौथी बार लगातार एक तरीके से मनपा की सत्ता में काबिज हुए हैं। देखो, जो आज अपन सोचते थे डामर रोड बनाना, आज डामर रोड की जो लाइबिलिटी है टिकाऊ बना है 2 साल या 3 साल बहुत हो गया, पर आज सीमेंट कंक्रीट के जो गडकरी साहब ने जो डिजाइन नागपुर शहर में जो लाई है, आज जब वो पालक मंत्री गडकरी साहब थे उस टाइम से उन्होंने वो सीमेंट रोड का प्रपोजल नागपुर शहर में लाया, और उसके बाद में जो सीमेंट रोड बन रहे हैं आज कुछ
गडकरी साहब के पालक मंत्री बनने के बाद में भी आज जो रोड है, आज नंदनवन का रोड जो उनके पालक मंत्री समय में हुआ है, नंदन आज सीमेंट रोड वैसा ही वैसा है। आज मैंने सीमेंट रोड की आज मेरे ख्याल से आज 30-35 साल हुए होंगे पालक मंत्री साहब के गडकरी साहब। उस समय की बात है कि आज की रोड दिखा है। तो ये सीमेंट रोड हम लोग तो देखो सीमेंट रोड अच्छा ही बना रहे, अच्छा क्वालिटी का बन रहा है। इसमें क्या है, डिजाइन थोड़ी सी इधर हुई तो थोड़ा डिजाइन में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, या वो सिर्फ वेस्ट वाटर लाइन की जो आ रहा है, आपने बोला कि कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को, पर एक कुछ जगह ही है। बाकी जगह जो सीमेंट रोड बने हैं, तो नागपुर शहर में इतने आमदार हैं अपने नागपुर में बीजेपी के, उनके माध्यम से भी सीमेंट रोड बन रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री साहब है उनके माध्यम से भी सीमेंट रोड बन रहे हैं। आज एक मेरे ख्याल से 300 करोड़ का जब ये प्रपोजल था सीमेंट रोड का कि महानगर पालिका, स्टेट गवर्नमेंट, एनआईटी, ये जो बजट में जब मैं 2014 में जब चेयरमैन था, तब मैं माननीय फडणवीस साहब के तरफ ये पैसे मांगने गया था कि मुझे 100 कोटी महानगर पालिका में चाहिए करके, मतलब काय के लिए, मतलब रोड के लिए। उन्होंने बोला कि तू एक काम कर, ऐसा प्रपोजल डाल, एनआईटी और महानगर पालिका और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये 3 जगह से अपने को 100-300 करोड़ मिलेंगे, और 300 करोड़ के बाद में अपन उसके रोड डेवलपमेंट करेंगे। प्रपोजल गया, अच्छा प्रपोजल बना, उसके बाद में प्रपोजल बन के रोड बने। अभी वो प्रायोरिटी के तौर पे महानगर पालिका को हर साल पैसे दे रहे हैं फडणवीस साहब, और इस बार अभी हमने एक 500 से 1000 करोड़ की मांगनी की है कि हम को सीमेंट रोड के लिए 1000 करोड़ रुपये और होना करके ये मांगनी हमने और डाली है। पर सीमेंट रोड की आप एक तरीके से अच्छा ही बता रहे हैं, लेकिन नागपुर में जो बाढ़ जैसे हालात बने थे, उसके लिए भी एक तरीके से जो है वो इसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि जिस तरीके से लो लाइन एरियाज़ में पानी और जल जमाव की स्थिति जो हुई थी, वो इन सीमेंट रोडों की वजह से भी बहुत सारे पर्यावरणविद इसको जिम्मेदार बताते हैं। नहीं, उसमें क्या होता है कि ये जो वेस्ट वाटर लाइन का जो विषय है, इसमें वेस्ट वाटर लाइन के जो कुछ जगह कनेक्ट नहीं किया इन लोगों ने, जो कनेक्ट करके अपने सामने कनेक्ट करके जब रोड बनते हैं, तब रोड में कनेक्ट करने के बाद में वो लाइन कनेक्ट किया कि नहीं किया। कुछ जगह इन लोगों ने रोड बनाया है पर वेस्ट वाटर लाइन कनेक्ट नहीं किया है, वेस्ट वाटर लाइन डालकर वैसी रख दी है, उसकी वजह से पानी जमता है। तो पानी जमने का कारण नहीं, क्योंकि वहाँ पे हर सीमेंट रोड में वेस्ट वाटर लाइन ली जाती है, और वेस्ट वाटर लाइन लेने के बाद में उसको मिलाना चाहिए। और कुछ डिजाइन ऐसी हुई है कि उसको सामने का घर देख के डिजाइन बनाना पड़ता है, सामने का जो लाइन में अपन रोड बना रहे हैं उस लाइन का भी डिजाइन बना चेक करना पड़ता है कि उनकी जब घर नीचे में होगा, उनका जब घर नीचे में होगा तो नीचे के लेवल में तो रोड बनाना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि रोड ऊपर हो जाता है और घर नीचे हो जाता है, उसका जो पानी का जो स्वरूप है कि पानी रोड पर गिरता है और उनके घर में घुसता है। तो इसमें भी 2-3 डिजाइन है, तो वो साथ में अधिकारी ने वो भी काम करके लेना चाहिए। एक क्या रोड मैप आप लोगों ने बनाया है कि आने वाले 5 साल तक आप लोग किस तरीके से काम करेंगे? और विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की शैली है, जैसे कि जो मूल काम नागपुर महानगर पालिका के थे, नागपुर महानगर पालिका खुद से करती थी, उस पर नागपुर महानगर पालिका पैसे खर्च करके प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से जो है वो काम करा रही है, चाहे वो कचरे में हो, चाहे वो टैक्स कलेक्शन में हो, या लगभग हर डिपार्टमेंट में जो है। और ये भारतीय जनता पार्टी जब से नागपुर महानगर पालिका की सत्ता में आई, तब से ये प्राइवेटाइजेशन का दौर जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। नहीं, देखो आपको ये मालूम होगा कि गवर्नमेंट के बॉयलाज में 50% और के ऊपर अपना महानगर पालिका का खर्चे जाने को नहीं होना। दूसरा, उसका जो एक लिमिट होती है कि कर्मचारी की नियुक्ति और पदोन्नति वाला विषय। दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट एजेंसी को काम देना, उस जो कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट में जो अधिकारी कर्मचारी नियुक्त वो कंपनी करती है, और कंपनी को कैसा है, हम कंपनी का जो टेंडर हम लोग करते हैं, कारपोरेशन करती है, पर उसकी जो काम करने की शैली, जो काम करने की पद्धत है, वो उनके तहत वो लोग अपने कर्मचारी रखते हैं। और जो आरोप है कि प्राइवेटाइजेशन आज लगभग हम लोग
आपको लग रहा होगा कि कर्मचारी बहुत से प्राइवेट है, पर आज कर्मचारी की हमारे पास भी संख्या भी कम और कर्मचारी हम लोग ले भी रहे हैं। अभी कुछ जेई की भर्ती हुई, कुछ टीए की भर्ती हुई, अभी टैक्स कलेक्टर की भर्ती हो रही है। ये जल्दी जल्दी महानगर पालिका में जो जो वैकेंसी है वो होती रहेंगी, पर हम लोग प्राइवेटाइजेशन पे महत्व रखते नहीं है और प्राइवेटाइजेशन हम लोग होने देंगे नहीं। देखो, कचरे में आपने प्राइवेट कंपनी को ला लिया, बस सेवा में आपने प्राइवेट कंपनी को ला लिया, जल वितरण सेवा में आपने प्राइवेट कंपनी को ला लिया, टैक्स कलेक्शन में आप लोगों ने प्राइवेट कंपनी को ला लिया। हर डिपार्टमेंट में तो प्राइवेट एजेंसियां जो है वो आ ही रही हैं। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। टैक्स कलेक्शन में महानगर पालिका खुद कर रही है। टैक्स कलेक्शन को छोड़ दीजिए, हाँ। पानी, बस और जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी विभाग हैं, परिवहन ये नागपुर में प्राइवेट नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया में प्राइवेटाइजेशन है बस का। और दूसरी बात आप क्या बोल रहे थे? दूसरा पानी में ओसीडब्ल्यू की दिक्कतें तो कितनी हैं, आप लोग खुद परेशान हैं और मनपा प्रशासन जो है वो भी परेशान है। आपको एक बता रहा हूँ, जब से ये प्राइवेटाइजेशन हुआ है वो पानी का, तब से जो महानगर पालिका में जो मोर्चे आते थे और जो डेपुटेशन आते थे पानी के आके, उस तरीके से नागपुर महानगर पालिका और नागपुर शहर, आज कई शहरों में पानी नहीं आता होगा, पर नागपुर शहर में आज भले दुपकाले में भी रेगुलर पानी है। क्या कि तो कम से कम 3 घंटे नहीं आता, मगर 2 घंटे पक्का नागपुर शहर में पानी आता है। आज जो मूलभूत सुविधा है पानी, ये पानी का वितरण नागपुर शहर में हम लोग, जैसे हमारे यहाँ तकलीफ थी कि हम लोग टैंकर के ऊपर हम लोग ये रहते थे, उपलब्ध रहते थे, आज हमको टैंकर की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज नागपुर से, जहाँ नागपुर शहर में प्रत्येक जोन वाइज 100-200 टैंकर लगते थे, आज हमको नागपुर शहर में 37 टैंकर हो गए, सिर्फ 37 टैंकर रह गए। यानी जो प्रत्येक जोन मिला के हज़ारों टैंकर की लाइन थी नागपुर शहर में, हज़ारों बोल रहा हूँ मैं, 500-200 नहीं बोल रहा, हज़ारों टैंकर लगते थे नागपुर शहर में। आज सिर्फ 37 टैंकर की नागपुर शहर में रखे हुए हैं, सिर्फ जो नॉन नेटवर्क एरिया में सिर्फ 37 टैंकर, और नेटवर्क एरिया में के लिए सिर्फ 25 लगे हैं, 25 लगे हैं। यानी हज़ारों की संख्या कहाँ और 25 और 37 की संख्या कहाँ। यानी आज पानी के लिए हम लोग नीचे तक उतर रहे हैं, और कुछ जगह 24/7 का काम चालू है, कुछ जगह हम लोग 6 घंटे पानी चालू करने वाले हैं। ऐसे कुछ कामें चालू है, और जो OCW के माध्यम से, महानगर का पालिका के माध्यम से काम चालू है, काम रुके नहीं है। पानी के प्रोसेस के लिए, पानी की उपलब्ध गरज के लिए, जो पब्लिक को पानी मिलने का, उसके लिए काम चालू है, और लगातार काम चालू है, बड़े पैमाने पर काम चालू है। क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है नागपुर महानगर पालिका की इस समय? क्योंकि एक विजन आप लोगों का या आपके नेताओं का ये भी है कि नागपुर शहर को अत्याधुनिक शहर बनाना है हमें। एक तरफा हम देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप भी हो रहा है किसी बड़े शहर की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएट होने की वजह से या तैयार होने की वजह से कई तरह की समस्याएं जो है वो भी पैदा हो रही हैं। वो समस्याएं छोटी मोटी हैं, लेकिन उस पर जितना ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप बोल रहे बोलते अभी कि नागपुर शहर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। अभी ये नागपुर मेट्रो रेलवे आने के बाद में जो 500 मीटर का जो दायरा है, नागपुर में हाई राइज बिल्डिंग बहुत बन रही है जी। हाई राइज बिल्डिंग क्या हो गया है, पहले जो मेट्रो रेल के से लेकर तो बस्ती तक एक 500 मीटर की जो रेंज है, उस पर हाई राइज बिल्डिंग यानी 25 मंजिली, 26 मंजिली, 30 मंजिली ऐसी बिल्डिंग एक प्रपोजल आने लगे और बहुत से बिल्डिंग बन गई है। उसके साथ में विकास भी हो रहा है नागपुर का, क्योंकि नागपुर शहर की जो आज जितनी पहले मुंबई की कैपेसिटी थी कि इतनी बड़े बड़े बिल्डिंग आप मुंबई देखते थे, पूना देखते थे, आज नागपुर में भी देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग अपने शहर में बन रही है। ये अपना नागपुर का विकास ही है। आज मेट्रो आई, मेट्रो का विकास हुआ, आज इतना बड़ा नागपुर शहर में और मेट्रो डब्बा 2 का भी हुआ, मेट्रो डब्बा 3 का भी प्रपोजल गया है। यानी नागपुर शहर में हर जिस तरीके से बढ़ना चाहिए महानगर अपना नागपुर शहर, उस तरह के नागपुर शहर बढ़ रहा है, और अच्छी हाई राइज बिल्डिंग नागपुर शहर में आ रही है, बड़ा डेवलपमेंट नागपुर शहर में हो रहा है। दूसरा कि इसके माध्यम से लोक संख्या भी नागपुर शहर में बढ़ रही है धीरे धीरे, और जो ग्रामीण में लोग रहते थे वो शहर में रहने आ रहे हैं। आजू बाजू जो मौदा तक, भंडारा तक जो रह रहे थे लोग, आज नागपुर शहर में जो सुविधा उपलब्ध हुई है,
उसके कारण आज गडकरी साहब के कारण नेशनल हाईवे बने हैं, नेशनल हाईवे से लोग नागपुर में जल्दी पहुंच जाते हैं, तो इसके कारण सुविधा उपलब्ध बहुत हो रही है। अच्छा, आप हम मनपा मुख्यालय में आ गए हैं, यहीं आपका चैम्बर भी है। एक तो ये रहता है कि जब आप पहली बार नगर सेवक बनने का जिक्र कर रहे थे, जब आप पहली बार नगर सेवक बनते हैं तो थोड़ा सा खून भी ज़रा गर्म रहता है, जोश हाई रहता है, तो आप लोग जो है ये कोशिश ये रहती है कि ज़रा काम करवाना है तो एग्रेसिव थोड़ा सा बिहेवियर रहता है। तो अधिकारियों के साथ में जो नगर सेवक हैं, ये जो नए नगर सेवक हैं, उनको किस तरीके से ताल्लुकात जो है वो रखने चाहिए? एग्रेसिव मैं बोलता नहीं कि इतना एग्रेसिव भी रहना चाहिए, पर कभी कभी नॉर्मल भी रहना चाहिए। हरदम एग्रेसिव रहेगा तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। चलिए, और काम करते करते लोगों के बीच में रहना है। तो आप ये सीख भी दे रहे हैं क्या कि अपने जो पार्टी के नगर सेवक हैं उनको कि किस तरीके से जो है वो व्यवहार करें अधिकारियों के साथ में, या किस तरीके से उनसे मैं रखें अभी ताकि मेरा काम सत्ता बेहतर हो? पक्ष का जिस दिन पदग्रहण था उसी दिन मैं मंच पे भाषण कर रहा था। सब नगर सेवक को बताया मैंने कि सब कुछ करना है, और ये जो आप बोल रहे हैं कि पहले टर्म में कैसा करना क्या करना, थोड़ा सा आपकी भाषा में जो आपने बोला है थोड़ा सा वैसा भी चलना चाहिए, पर नॉर्मल तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। आपने आपके सत्ता पक्ष नेता के पदग्रहण के भाषण का जिक्र कर दिया। पावन गुले साहब ने भी भाषण दिया था और एक बात कही थी, आपकी खूब तारीफ भी की थी उन्होंने। हाँ। और ये कहा था कि एक आपको बहुत शानदार बैट्समैन उन्होंने बताया था, और बोलते हैं कि कभी कभी आप बैटिंग करते हैं तो बॉल जो है वो आपसे छूट जाती है, लेकिन आप संभाल लेते हैं, और कोई तो भी एक अदृश्य विकेट कीपर पीछे खड़ा हुआ है जो आपको भी संभाल लेता है, आपके बॉल को भी संभाल लेता है। तो अदृश्य विकेट कीपर है कौन? वो अभी आपको ही मालूम पड़ेगा कि वो जिसने अभी वो माननीय पालक मंत्री साहब भी बताएंगे आपको, जिन्होंने वह जो संभाषण दिया था वही बताएंगे। आपके चैम्बर में हम आ गए हैं, कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, ताई भी आई हैं, शिवानी दानी, जिन्हें भी हम एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखेंगे कुछ दिनों के बाद में। आप इनसे बातचीत कर लीजिए, हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। तो ये सत्ता पक्ष नेता को उसके ये जो चैम्बर होता है कैबिन, कितने लोगों को रोज़ाना वो रोज़मर्रा मिलता होगा जब वर्किंग डेज रहते होंगे? आप जैसे हैं तो कितने लोगों को आप मिलते हैं, कितने लोग समस्याएं लेके आते हैं? और सत्ता पक्ष नेता अगर आप हैं तो सारे शहर की जनता आती होगी। मैंने तो टाइम दिया हूँ, सवेरे दोपहर को 2 बजे से मैं यहाँ बैठने वाला हूँ, और मैं रेगुलर 2 बजे से आ रहा हूँ। 2 या 2:15 बजे तो पहुँच जाता हूँ। तो रेगुलर कभी कभी मैं 1 बजे आ जाता हूँ, पर मैंने शेड्यूल ठहराया कि 2 से मैं 6:30 बजे तो बैठूंगा, और रेगुलर बैठ ही रहा हूँ। एक सवाल ऐसा भी है कि इस समय कोई आप ये ट्यूशन वगैरह भी ले रहे हैं कि भाषण वाषण देने की? हम ये देख रहे हैं कि इस बार के चुनाव में पहले जिस तरीके से बालिया बोरकर बोलते थे, या अपने नागपुरी भाषा में हम कहें कि बिंदास बोली जो रहती थी, अब वो थोड़ी सी संयमित हो गई है, थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, थोड़ी सी मतलब एक जिम्मेदार नेता के तौर पर जो है वो बातचीत आप करते हैं। मुझे अभी भी हम इंटरव्यू कर रहे थे तो ये महसूस हो रहा था कि कोई शब्द आ रहा था जो आपको बोलना नहीं था, आपके दिल पे था, पुरानी आदत थी, वो निकल रहा था, लेकिन उस पर कंट्रोल करके आप दूसरा शब्द ला रहे थे। तो ये ऐसा बदलाव क्यों करना पड़ा? क्या होता है कि जो पद मिलता है, जो पद की आप गरिमा रखते हो, उस पद की गरिमा रखना पड़ता है, और साथ में वैसे ही व्यवहार आम लोगों से करना पड़ता है। और पब्लिक में बोलो या कर्मचारी में बोलो या पदाधिकारी में बोलो या कार्यपोषण में, कहीं पे भी, और अपने उद्बोधन में भी थोड़ी सी जिस तरीके से हम लोग पहले जो बातचीत करते थे, अभी थोड़ा सा अपने को खुद बदलाव करना पड़ता है, क्योंकि जिस पद पर आप बैठे हो उस तरीके से लोगों को भी हैंडल करना पड़ता है। तो ये बदलाव आप खुद कर रहे हैं या पार्टी के नहीं, बड़े नेताओं ने खुद पहले ही आपको बता दिया होगा कि बालिया आपको चुनाव लड़ना है, जीतना है, और ये जिम्मेदारी जो है वो आपको उठाना है, तो इसलिए आप थोड़ा सा उसकी तैयारियां पहले से कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खुद को बदलाव खुद करना पड़ता है, खुद को अपना बदलाव करना पड़ता है। नहीं तो अपनी भाषा तो आपको मालूम है कि तो ये खुद को अपना बदलाव करना पड़ता है। एक चलते चलते अब हम आखिरी सवाल आपसे लेंगे। हम ये देख रहे हैं कि नागपुर महानगर पालिका की राजनीति में जो उपनाम जिनके साथ में जुड़ा रहता है, जैसे आप नरेंद्र हैं, आपके साथ में बालिया, पिंटू, संजू, इस तरीके के जो नाम वाले रहते हैं वो बड़ा इसमें प्रसिद्ध भी होते हैं और सफल भी होते हैं।
तो इसके पीछे की क्या कहानी, अगर आप चलते चलते हमारे दर्शकों को बता भगवान पाए। से ही पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ, भगवान से ही पूछना पड़ेगा। हाँ। पर क्या होता है कि अभी आपने नाम लिया, सब लोग काम करने वाले लोग, हम्म, काम करते करते पब्लिक से ऊपर उठे और और पब्लिक ने उठाया ऊपर में। और ये जैसा आप हैं, मुझे नहीं लगता है कि नागपुर शहर में लोग, कितने लोग आपको नरेंद्र नाम आपका है ये इससे जानते होंगे, वो बालिया ही नाम से पहचानते होंगे कि बालिया ही है। अभी ये तो बराबर बात है, मैं नरेंद्र लिखता हूँ, पर वो तो कभी कभी तो मैं नरेंद्र बोरकर कोई आए तो वैसे कोई ऑफिस में आता हूँ या कुछ को आता, नरेंद्र बोरकर ऑफिस में भी अधिकारी जानते जी। हम्म, बाल्या बोरकर बोले तो अधिकारी जान लेते हैं, कर्मचारी या पदाधिकारी जान लेते हैं। हम्म, नहीं तो नरेंद्र के अगर कोई कार्ड वगैरह अपने भेजा, चिट्ठी वगैरह भेजी कहीं, हम्म, तो नरेंद्र करके कोई जानता ही नहीं। हम्म। ये मेरे को तो मेरे ख्याल से मेरे प्रभाग में जानती नहीं होंगे। अच्छा, हम्म। आपके प्रभाग में भी नहीं जानते हैं लोग। हाँ तो ये अच्छा है कि उपनाम से आप प्रसिद्ध हो जाएं और उसके बाद में फिर हाँ, वो नाम नागपुर आपके साथ शहर में और चलता है। ग्रामीण जिला नागपुर शहर और नागपुर ग्रामीण में बाल्या बोरकर के नाम से ही जानते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि ऐसे समय में आप सत्ता पक्ष नेता की भूमिका में हैं, जब अगर आप चाहें या आप अपनी तरफ से, एक तो एक व्यवस्था रहती है कि उसके हिसाब से आप काम करते हैं, लेकिन एक ये होता है कि आप खुद कितने सक्षम हैं, कितने तत्पर हैं, कितने एक्टिव हैं। ऐसे समय में आपकी स्थितियां और परिस्थितियां हैं कि आप बहुत बेहतर चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के हैं, ना केवल आपकी पार्टी के हैं बल्कि वो इस शहर के ही हैं। उनका गृह नगर और गृह महानगर पालिका है। इतने कद्दावर केंद्रीय मंत्री आपके शहर में हैं, विधायकों का साथ तो है ही। डबल इंजन की सरकार एक तरीके से, और अब मनपा उसमें जुड़ गई है तो ट्रिपल इंजन एक तरीके से हो गया। तो बहुत बेहतर आप कर सकते हैं। तो कुछ नियोजन होगा कि आपको आपके कार्यकाल में इतनी निधि लाना है और इस तरीके से बहुत बेहतर काम करना है। आपका जो विषय है, मैं उस विषय में पहले ही बैठ चुका हूँ, सभी डिपार्टमेंट के साथ, महापौर जी के साथ बैठक लेकर उसका लेखा जोखा मैंने बुला लिया हूँ, और क्या क्या आर्थिक वर्ष में मुझे या महानगर पालिका को जो आय के स्रोत है उसमें क्या बढ़ोतरी करना है, दूसरा और गवर्नमेंट से क्या मांगनी करना है, इसकी तुरंत ही मैंने मीटिंग लगाई है। और उसके मेरे पास आगे है डॉक्यूमेंट, पर जिसको मुझे महानगर पालिका का एक रिप्रेजेंटेटिव करके गवर्नमेंट से एक कंसल्टेंट करके अपना जो प्रेजेंटेटिव रहेगा, जो महानगर पालिका और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच संवाद लेकर वो सब कुछ फंड्स के उसको क्या बोलेंगे कि उसको कंटिन्यूटी करने के लिए, दौड़ भाग करने के लिए एक व्यक्ति की हम लोग नियुक्ति कर रहे हैं। मगर कमिश्नर साहब ने एक नियुक्ति किया है, और अब एक साथ में एक और करना है, जो जिसके तहत अपने यहाँ महसूल मंत्री है नागपुर में, अपने यहाँ भोयर साहब नज़दीक है, पंकज जी भोयर नज़दीक है, फिर जायसवाल साहब यहाँ पर है, फिर अपने यहाँ गडकरी साहब है, फडणवीस साहब है। इनके माध्यम से जो सरकार से फंड लाना है, उसके लिए एक फॉलोअप करने के लिए, एक रेगुलर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से संवाद करने के लिए एक कर्मचारी की हम लोग नियुक्ति कर गए। और उसके तहत और बाकी एक हमारे कुछ न कुछ हमारे भी हम भी चाहेंगे कि जो सीएमओ ऑफिस है वहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट कर हम लोग वहाँ से भी कुछ मांगे हमने भेजी है, तो वो मांगे हम लोग लेकर उनसे मंगवा कर हम महानगर पालिका नागपुर में खर्च और करवाएंगे। 102 नगर सेवक आपके साथ में, 102 नगर सेवकों के आप नेता हैं, तो 102 नगर सेवक जो हैं आपके, वो आपको क्या लगता है कि आपका साथ देंगे या उनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम हो सकता है? और एक ये भी है कि आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पुरुषों के मुकाबले महिला नगर सेविकाएं जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उन्हें एक तरीके से संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। और रोज़मर्रा के जीवन में तो ये होता है कि महिलाएं हमको संभालती हैं, चाहे वो पत्नी हो या अलग अलग भूमिकाएं जो होती हैं महिलाओं की, लेकिन सत्ता पक्ष नेता के तौर पर आपको उनका एक तरीके से सदन में पालकत्व की भूमिका निभा के उनको संभालना है। आपने अच्छा सवाल किया। ये जो हमारे भाजपा में जो जब कार्यकर्ता संगठन में जब काम करता है, वो वैसे संगठन से सीख के आता है कि आगे अपने साथ अध्यक्ष हो, हमारे भाजपा के अध्यक्ष हो या शहर अध्यक्ष हो या मंडल के अध्यक्ष हो, उसके साथ कैसा व्यवहार करना और कैसा पार्टी को साथ में लेके चलना, वही आज नगर सेवक बने हैं, जो संगठन को मानते हुए यहाँ तक बने हैं। और उनको मालूम है सत्ता पक्ष की रोल की भूमिका क्या है और सत्ता पक्ष के नेता की रोल क्या रहता है, और साथ में लेके चलने का मुझे भी दायित्व है, क्योंकि
उनका भी दायित्व तो है, पर मुझे मेरा भी दायित्व है कि उनको साथ में लेके चलना। हम्म, तो दोनों में कंसल्टिंग करके हम साथ में लेके चलेंगे। और 102, आज मैं उपनेता था तो 108 नगर सेवक थे, हम्म, आज मैं पक्ष नेता बना तो 102 नगर सेवक है। हम्म, तो तब भी साथ में लेके चलता था और आज भी साथ में लेके चलूँगा। हम्म, और उनको भी साथ, वो भी साथ मेरे को लेके चलेंगे। हम्म, एंड दोनों तरफ से अपनी आज तो पहली मीटिंग हमारी उस समय दिन 4-5 दिन पहले हुई, हम्म, तो 102 नगर सेवक हमारी मीटिंग में उस दिन 2-3 नगर सेवक कम थे, नागपुर में नहीं थे, कुछ की तबीयत खराब थी। हम्म। पर सब जो है सब आपसे समझ जाएंगे आपको लगता है, या कुछ एक दो हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा? आपको मालूम होगा भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन कैसा है करके। भारतीय जनता पार्टी चलती है अनुशासन के तहत, और अनुशासन के तहत पार्टी के काम होते हैं। और ये पद जो है पक्ष नेता, सत्ता पक्ष नेता, एक समझो एक संगठन का ही भाग समझो, जिसके तहत महानगर पालिका में सभी पदाधिकारी को लेके चलने का एक जज्बा होता है। इसी के लिए ये संगठन का पद माना जाता है। और एक सत्ता पक्ष नेता एक गढ़ नेता करके एक महानगर पालिका में हर गढ़ नेता का एक वजूद होता है। पर ये जो पद होता है ये सत्ताकरण, सत्ता को लेके चलना और सब पक्षों को लेके चलना, इसका सत्ता पक्ष का काम होता है। चलिए, आपके इसी कोट के साथ में हम बातचीत को ख़त्म करते हैं। बड़ा मज़ा आया, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी इस बातचीत का आनंद आया होगा। और आप क्या कुछ करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ आने वाले समय में विकास योजनाएं हैं, वो आपके माध्यम से पहुंची होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।